नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में हम आपको खबर दिखाएँगे निकाय चुनाव की जो सुगबुगाहट शुरू हुई है। 30 तारीख को नामांकन हुआ है, तो प्रत्याशी जो मुख्य दलों के हैं शैलेंद्र रावत और रंजना रावत, उन्होंने बधाई दी है हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को नए साल की। चूँकि हम अपना चैनल कोटद्वार भाबर से चलाते हैं और 90% हम जो वीडियो वगैरह डालते हैं भाबर से ही डालते हैं, तो कोटद्वार में जो अन्य प्रत्याशी हैं उनसे तो हमारी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन रंजना रावत और शैलेंद्र रावत ने से हो गई मुलाकात चलते-चलते, तो फिर उनकी बधाई संदेश का भी वीडियो आपको डालेंगे। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। उम्मीद करते हैं नया साल आपके लिए मंगलमय होगा, आपके घर में खुशियाँ आएँगी, आपके जीवन में तरक्की होगी और कोटद्वार भी विकास की राह पर चलेगा। हालाँकि 1 साल गुज़र गया, फिर कोटद्वार आज भी बदहाल है। आज भी लालढंग मोटर मार्ग, कण्वाश्रम, जिला मेडिकल कॉलेज और मोटरनगर के गड्ढे पर बात नहीं हो रही। राजनीतिक समीकरणों की बात हो रही है, कौन जीता हुआ है, कौन टिका हुआ है, किसके पास कितने संसाधन है, किसकी सेटिंग है, इस पर ही पूरी राजनीति केंद्रित है। और अब ये निकाय चुनाव में भी लगभग यही समीकरण रहने वाला है कि पूर्व सैनिक संगठन के लोग कितनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते हैं जिस तरह से नामांकन हुआ है, या फिर दोनों ही पार्टियों में जो नाराज लोग हैं, क्या वो पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम कर पाएंगे। यही सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। और उम्मीद कर रहे हैं अच्छा गुजरा होगा आपका कल का दिन, नए साल का पहला दिन। और 2025 में हमारा जो चैनल है, जिन मुद्दों को लेकर हम खबर दिखाते हैं जो हमें लगता है बहुत ज़रूरी है, वो निकाय चुनाव में तो खैर मुद्दा रहेंगे नहीं, क्योंकि निकाय चुनाव का मुद्दा ही कुछ और है। और जिस तरह से पूर्व सैनिक संगठन के लोगों ने दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है, तो हम तो यही सोच रहे थे कि वहाँ पर जब जाएंगे नामांकन के दिन, तो सभी जो भी मीडिया वाले होते हैं उनका फोकस बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों के जुलूस शक्ति प्रदर्शन पर ही था। लेकिन पूर्व सैनिकों ने जिस तरह से शुरुआत की है, जिस तरह से उनकी मतलब कह सकते हैं आप स्टार्टिंग हुई है, तो उससे एक बड़े स्कोर बनने की संभावना नजर आती है। हालांकि कब तक वो मेंटेन रख पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये भी मानना है कि ये राजनीतिक दलों में बंट सकते हैं। अब ये देखने वाली बात है, चुनाव का जीत का फार्मूला या शानदार प्रदर्शन का फार्मूला, या ये जो एकजुट रहेगा। अगर बीजेपी अपने पूरे संगठन को साथ लेती है और जो प्रत्याशी दावेदार थे वो खुलकर शैलेंद्र रावत के पक्ष में प्रचार करते हैं, तो फिर उनके लिए संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि संगठन भी है, उनकी अपनी टीम भी है और अनुभव भी है। 2007 में चुनाव भी जीत चुके हैं। लेकिन क्या ऐसा ही होगा, इस बात का मालूम चलेगा 14-15 तारीख तक, क्योंकि अभी तो सिर्फ सुगबुगाहट है। और जब ये चुनावी कारवां आगे बढ़ेगा, जब इसमें लोग जुड़ेंगे, रैलियां निकलेंगी, तभी मालूम चल पाएगा किसका पलड़ा कितना है भारी। रंजना रावत के सामने भी वही स्थिति है। रंजना रावत को काफी मतलब कह सकते हैं आपकी बातचीत, बहस, या कहे आपकी बहुत सारी चीजों के बाद, बहुत सारे पेच को सुलझाने के बाद टिकट दिया गया। अब उनके छवि अच्छी है, महिला भी है, महिला होने का भी उनको फायदा मिल सकता है। और चूंकि वो मूल निवास भू कानून बहुत सारे मुद्दों से जुड़ी रही है, और लोग उनको टिकट मिलने से पहले उनको काफी तारीफ कर रहे थे, काफी फेवरेट बता रहे थे। लेकिन चूंकि चुनाव लड़ने का भी उनको अभी तजुर्बा नहीं है, मैदान भी बहुत बड़ा है, तो उनके लिए भी चुनौती कम नहीं है। और जो नाराज लोग हैं, पूर्व दावेदार लोग हैं, उनको भी संतुष्ट करना पहली प्राथमिकता होगी। और यही कुछ किया होगा दोनों ने पहले दिन, जहां तक हमें संभावना है। 30 तारीख को नामांकन के बाद शाम को शायद संभवतः पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत हो या रंजना रावत हो, उन्होंने उन दावेदारों से मिले होंगे संभवतः, जो टिकट कटने से थोड़ा अभी नाराज नजर आ रहे होंगे, क्योंकि अभी ये नया नया घाव है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में दोनों ही जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, अगर इस समीकरण को साथ लेते हैं, तो फिर कांटे का मुकाबला हो सकता है। अब बात करते हैं पूर्व सैनिकों की। कोटद्वार बाबर के दुर्गापुरी की रामलीला भी समाप्त हो गई, उसकी भी एक झलक आपको दिखाएंगे। राज तिलक हो गया, रावण का वध हो गया। कोटद्वार निकाय चुनाव में इस समय चर्चा यही है, यानी कि जो राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी हैं उनके सामने मुश्किल एक और नहीं ये नजर आ रही है। अभी नामांकन के बाद आगे क्या होता है ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि हम भी तहसील में जब गए तो हमें जो वहाँ पे देखने लायक लगा, उसकी एक झलक आपको फिर हम दोबारा से दिखाएंगे। पूर्व सैनिकों ने जिस तरह से एंट्री ली, जिस तरह से जोश जुनून ढोल नगाड़ों के साथ उन्होंने काफी बड़ी संख्या में महेंद्रपाल के समर्थन में हाजिरी लगाई, तो उससे थोड़ा सा कान खड़े हो गए दोनों ही राष्ट्रीय दलों के भी, क्योंकि ये संख्या काफी बड़ी है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि पूर्व सैनिक भी दोनों ही दलों में बटे होते हैं। बहुत से राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि जो पूर्व सैनिक हैं वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते हैं। ऐसी बातें चलती रहती हैं पब्लिक में। तो जब तक उन्होंने नामांकन नहीं कराया था महेंद्रपाल रावत ने, तो ये कोई बड़ी चुनौती नजर नहीं आ रही थी। मतलब मुख्य मुकाबला इसी चीज को लेकर चल रहा था, बातें किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट मिलेगा। लेकिन अब इसमें तीसरा एंगल जरूर है, क्योंकि पूर्व सैनिक जो है काफी लंबे समय से बहुत सारे मुद्दों को लेकर सड़कों पर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अब उस तरह से नहीं ले सकते आप, 5 साल पहले वाली स्थिति में नहीं ले सकते, क्योंकि वो 3-4 सालों में काफी एक्टिव रहे हैं, काफी उनके प्रोग्राम भी होते रहते हैं। तो अगर वो एकजुट होते, और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर तहसील में जिस तरह से नामांकन हुआ, अगर पूरे फौजी
जो लोग आए थे, फिलहाल अगर अपने पूरे परिवार के साथ आते तो फिर ये तो फिर बहुत बड़ा जुलूस होता। यानी हम जो कहना चाह रहे हैं कि ज़्यादातर जो प्रदर्शन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है। चाहे वो राजनीतिक पार्टी का जुलूस हो, कोई और कार्यक्रम हो, लेकिन पूर्व सैनिकों ने अपने दम पर ही नामांकन कराया। मतलब उपस्थिति अपने घर में जो और लोग हैं, महिलाएं, उनको लेकर नहीं आए। तो अगर ये महिलाओं के साथ भी आते तो शायद ये बहुत बड़ा जुलूस होता। और एक नवोदित जो पार्षद प्रत्याशी हैं, शिवम शाह है शायद, उनका भी जो नामांकन था बहुत अच्छा लगा। और नए अगर युवा आते हैं राजनीति में तो ये बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि उनको सीखने का भी समय मिलेगा, राजनीति को समझने का भी समय मिलेगा। तो दो प्रत्याशी जो कांग्रेस के थे, उनकी जो नामांकन हुआ वो बड़ा अच्छा था। मतलब बड़ा दमदार तरीके से उन्होंने नामांकन कराया, उसकी एक झलक दिखाएंगे आपको। और पूरा फौजी जब आए तो वो लोग वाकई कितने थे, तो वीडियो में तो सब कुछ साफ दिखाई देता है। बहुत सारे चैनल में इस खबर को शायद दबा भी दिया जाएगा, कम भी हो जाएगा, लेकिन इनकार नहीं कर सकते कि वो तीसरा कोण भी बन सकते हैं। अब कोटद्वार में यही सुगबुगाहट है। राष्ट्रीय दलों के सामने सबसे पहले यही समस्या है कि वो जो नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, उनको मनाएंगे, फिर वो उनके सामने हाँ भी कह देंगे तो क्या समर्पण भाव से काम करेंगे, और काम नहीं भी करेंगे तो खिलाफ काम नहीं करेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर है दोनों ही पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए। शैलेंद्र रावत की बात पहले करते हैं, फिर बात करेंगे रंजना रावत की। शैलेंद्र रावत के बारे में सभी को मालूम है, 2007 में वो कोटद्वार से विधायक बने थे। सनेह से लेके और चिल्लरखाल तक वो लगभग जितने भी वार्ड है सभी जगह जा चुके होंगे, सभी लोगों से वाकिफ भी है। और उनके साथ बीजेपी का संगठन अगर जुड़ता है और जो नाराज प्रत्याशी हैं वो लास्ट में तक पार्टी के दबाव में कहें आप, या पार्टी के प्रति समर्पित होकर काम करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनको अनुभव भी ज़्यादा है, टीम भी उनके साथ है, और बीजेपी का संगठन अगर उनके साथ लग गया तो संसाधन की भी शायद मुझे लग रहा समस्या नहीं। तो उनके लिए मुश्किल यही है कि वो सभी लोगों को मना ले, और कम से कम खिलाफ काम नहीं होता है तो फिर उनकी संभावना वैसे भी स्वाभाविक तौर पर है। उनकी दावेदारी को लेकर एक नई बात निकल कर आ रही है कि राजनीतिक हलकों में ये बात चल रही है कि उनका टिकट पहले से ही कंफर्म था, तो उनका टिकट पार्टी में एंट्री के समय से ही लगभग कंफर्म था। ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जिस तरह से उनका नाम सीधे आगे चला और सीधे उनको टिकट मिल गया। तो इस तरह का ही समीकरण अगर भारतीय जनता पार्टी में चलता रहेगा, जैसे हमने पूर्व में वीडियो डाला था, तो 2002 से 2022 तक का आप अगर विधानसभा चुनाव का टिकट वितरण देखेंगे और जीत हार का समीकरण देखेंगे, तो जो लोग इस समीकरण में फिट नहीं बैठते और वर्षों से पार्टी में इंतजार कर रहे हैं टिकट का, तो उनकी संभावना का क्या होगा फिर आगे 2027 हो या 2000 जो बाद में चुनाव होगा 30 में मेयर का, ये सोचने वाली बात है। इस बात को बीजेपी के ही लोगों ने सोचना है। हम तो खाली जो तथ्य दिख रहे हैं, जो बातें आ रही है, उसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो शैलेंद्र रावत के लिए उन्होंने शुरू भी कर दिया है, वो एक बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चुनाव प्रचार करना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ संगठन है, 40 वार्ड में हर जगह बीजेपी की उपस्थिति है, हर जगह उनके प्रत्याशी भी है, तो उनके लिए इस चैनल को आगे बढ़ाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। अब बात करते हैं रंजना रावत की। रंजना रावत का नामांकन हुआ तो उनके नामांकन को लेकर भी बहुत सारी बातें आ रही है। नामांकन चूंकि उनका नाम तो देर रात डिक्लेयर हुआ था, तो संभवतः उनको ये प्लान करने में समय लगा होगा कि किस तरह से नामांकन कराना है। चूंकि कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद प्रत्याशी थे उनके आने से पहले ही नामांकन करा चुके थे, तो उनकी जो रैली थी उसमें स्वाभाविक तौर पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लेकिन वो एक महिला है, बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं, और अगर वो भी पूर्व काबिला मंत्री हों या पूर्व मेयर हों या जो वर्तमान में असंतुष्ट चल रहे होंगे लोग, उनको मना लेते हैं और एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करती है, तो फिर वो चुनौती पेश कर सकती है। वो तो मतलब मुकाबला कांटे का हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा लब्बो-लुआब यही है कि किसका पलड़ा भारी, किसको कितने लोग समर्थन कर रहे हैं, किसके अंदर खाने विरोध नहीं हो रहा, इस सब की जानकारी 14-15 तारीख तक ही आ पाएगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। सभी ने कल बधाइयाँ दी हैं और बधाई देते देते इस बहाने मुलाकात भी शायद सभी से कर ली होगी। ये अंदर खाने की खबरें हम ज़्यादा लेते नहीं है, मतलब हम उस तरह से चैनल नहीं चलाते कि प्रत्याशियों के पीछे कैमरा लेके घूमते रहे। हम ये चाहते हैं कोटद्वार का विकास हो, कोटद्वार में एक सुंदर शहर बने जहाँ पर हजारों लोग पौड़ी गढ़वाल की अलग अलग जगह से आए हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं एक अच्छा चुनाव होगा। पूर्व सैनिकों की दमदार नामांकन में उपस्थिति रही और अब ये मुद्दा बनता जा रहा है। लोगों में ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है कि पूर्व सैनिक संगठन भी ये काफ़ी बड़ा संगठन है। 3-4 सालों से ये लोग काफ़ी एक्टिव रहे हैं। मतलब ये अब वो वाली बात नहीं है 4-5 साल पहले वाली बात, जैसा कहा जाता है कि पूर्व सैनिक तो ज़्यादातर राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं। और हमने भी देखा है जो पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरते हैं तो कई बार ये पार्टियों के प्रदर्शन में भी शामिल रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नजर आए, जिस जोश जुनून के साथ इन्होंने दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। तो क्या ये तीसरा कोण बन सकते हैं, ये देखने वाली बात है। पिछले निकाय चुनाव में भी त्रिकोणीय हो गया था मामला। तो फिलहाल चलिए फिर पहले आपको दिखाते हैं
दोनों ही प्रत्याशियों ने शुभकामना संदेश दिया है नए साल का। हम भी आपको नए साल के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो भाबर से हम चैनल चलाते हैं, ज़्यादातर 90% खबरें हम भाबर से ही दिखाते हैं, भाबर से ही, दुर्गापुरी के पास से ही। तो हमारी मुलाकात यहीं हो गई रंजना रावत से भी, शैलेंद्र रावत से। उन्होंने दी है बधाई नए साल की। कहाँ कहाँ मिले वो आप देखिए। रावण का वध हो गया है, राम का राज तिलक हो गया है, तो 25 जनवरी को किसका होगा राज तिलक, ये भी सवाल है। और इस चुनाव से कोटद्वार की दशा दिशा क्या बदलेगी, ये भी सोचने वाली बात है। दो प्रत्याशी जो हमें नजर आए तहसील में नामांकन में, जिनका जो नामांकन था हमें पसंद आया, खासतौर पर शिवम शाह, बहुत युवा प्रत्याशी हैं, तो उसकी भी एक झलक आपको दिखाएंगे। इसके अलावा 22 नंबर वार्ड से भी एक प्रत्याशी थे। तो ये जो प्रत्याशी कांग्रेस के ही थे, क्योंकि बीजेपी के जो सारे पार्षद थे वो तो शैलेंद्र रावत के जुलूस के साथ ही थे, तो उन्होंने इंडिविजुअल अलग से कोई जुलूस नहीं निकाला। फौजियों की, पूर्व फौजियों की जो संख्या थी उसका हम तो जो भी खबर दिखाते हैं ऑथेंटिक दिखाते हैं। तो जिस तरह से उनकी संख्या है आप देखिए, थोड़ी सी, वैसे तो पूरा वीडियो हमने डाला हुआ है, लेकिन ये लगभग आधा मिनट का एक वीडियो और है। तो इससे आप लगा लीजिए कि कोटद्वार में तीसरा जो कोण है उसको भी संभालना होगा दोनों ही पार्टियों को, क्योंकि अब ये पूर्व सैनिक अगर दमदार उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो ये बीजेपी को नुकसान करेंगे या कांग्रेस को नुकसान करेंगे, इसको लेकर अभी कोई टिप्पणी नहीं है। चलिए फिर आगे नए साल की बधाइयों के साथ पहले देखिए आप, रामलीला में राम जी का हो गया राज तिलक, और कोटद्वार के नामांकन में दमदार उपस्थिति दर्ज कराई दो प्रत्याशियों ने और साथ में पूर्व सैनिकों ने। आज के लिए इतना ही। हर दिन की हर खबर आप तक हम शेयर करते रहेंगे। चलिए फिर आगे देखिए वीडियो, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि हर खबर की खबर हम जी। रंजना जी नमस्कार, कुछ नए साल की शुभकामनाएं अगर आप देना चाहें। आज तो ज़्यादा बात नहीं हो रही। आप सबको मेरा प्रणाम और सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को और कोटद्वार वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। ये नव वर्ष सबके जीवन में एक, कहते हैं ना, एक नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति लेकर आए और हम लोग सब मिलके एक अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल अपने पूरे कोटद्वार में, पूरे भारतवर्ष में हम लोग करें और एक अच्छी सोच को लेकर, एक अच्छी उमंग को लेकर हम लोगों ने, पॉजिटिविटी को लेकर हमने आगे बढ़ना है, यही है। और आप लोग सब, हम लोग सब खुश रहें, भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सबको आशीर्वाद मिले। धन्यवाद। चलिए अगले दिन फिर फुर्सत से बात करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। पूर्व विधायक और वर्तमान में प्रत्याशी रावत जी हैं, पड़ोस में ही हमारे। तो रावत जी कुछ न्यू ईयर शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? 2025 नव वर्ष की समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सबका जीवन मंगलमय हो, परिवार में सुख समृद्धि आए, खुशहाली आए, सब विकास की ओर प्रगति करें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। चलिए फिर देखिए, बहुत सारे लोग आए, खेल प्रेमी भी आए हुए हैं। तो शैलेंद्र रावत जी के निवास स्थान पे नए साल की बधाइयां दे रहे हैं लोग। बाद में बातचीत करेंगे, आज थोड़ा शेड्यूल बिजी है। चलिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए केबी न्यूज, खबर आपकी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।